हेलो एवरीवन। आज हम आगे मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देर आर वेरियस कंसेप्ट्स इन द मार्केटिंग। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ मीनिंग्स और डेफिनेशंस पढ़े, जिसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करते हैं। वी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, कन्वर्टिंग दोज नीड्स इनटू प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ साथ हम ऐसे यूजर्स भी कन्वर्ट करते हैं जिनको उस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को पूरी तरीके से बोला जाता है मार्केटिंग, और जब हम इनमें मैनेजमेंट के फंक्शंस ऐड करते हैं तब वो हो जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट्स है विच आर रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, जिससे हमें मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा क्लियरली नॉलेज मिलता है। राइट जैसे कि मार्केट, मार्केट से रिलेटेड प्लेस, एरिया, राइट, डिमांड, ये सब चीज़ें उस मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, अब कंसेप्ट्स एक एक करके देखते हैं। राइट, सो फर्स्ट इज देयर आर टोटल 6 कंसेप्ट्स, जिसमें से सबसे पहला है प्लेस कंसेप्ट, देन द सेकंड इज कमोडिटी कंसेप्ट, थर्ड इज एरिया कंसेप्ट, डिमांड कंसेप्ट, एक्सचेंज कंसेप्ट एंड द स्पेस कंसेप्ट। ये 6 के 6 कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करती है। मार्केट को एनालाइज करने की क्यों ज़रूरत है? मार्केट को एनालिसिस करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों साथ में मिलके ट्रांजैक्शन करते हैं और अपनी नीड्स का सेटिस्फैक्शन करते हैं। नीड्स का सेटिस्फैक्शन कैसे करेंगे? इजी, एक बंदा पैसे लेके और एक बंदा प्रोडक्ट लेके अपनी नीड्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पीपल। ठीक है, सो प्लेस कंसेप्ट हमें प्रॉपर जगह बताता है कि कैसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर सकें। कमोडिटी हमें बताता है कि विच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यू नीड टू सेल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। एरिया कंसेप्ट हमें बताता है कि कौन सा एरिया बेटर ऑप्शन रहेगा या एरिया को किस हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है जिससे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। राइट, देन द डिमांड कंसेप्ट, यू नीड टू एनालाइज द डिमांड इन द मार्केट। मार्केट में आपकी डिमांड एनालिसिस अगर अच्छे से हो रही होगी तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना और कैसे सप्लाई करना है। राइट, then you have an exchange concept, you need to keep the give and take relationship among the customers, right? And the last but not least is the space concept, which is also called as digital concept. मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक वे से कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेस कंसेप्ट, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज प्लेस कंसेप्ट। प्लेस कंसेप्ट हमें बताता है कि देयर शुड बी द कम्युनिकेशन बिटवीन बायर और सेलर को कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे कि पहले अ कलेक्शन ऑफ सेलर इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री, जहाँ पे हम चीज़ों का प्रोडक्ट्स बनाएंगे। राइट, उन प्रोडक्ट्स के बारे में हम किसको बताएंगे? बायर को बताएंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट। बराबर है, बायर क्या करेगा? उस चीज़ को खरीदने की अगर उसमें नीड जनरेट होती है तो वो खरीदेगा। बराबर, खरीदेगा या फिर उससे रिलेटेड डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो इंडस्ट्री उसे क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। राइट, ये पूरी प्रोसेस जिस जगह पे होगी अच्छे से, दैट विल बी द परफेक्ट प्लेस ऑफ अ मार्केट। राइट, वो जगह एकदम परफेक्ट कहलाएगी मार्केट के लिए। इसीलिए जहाँ पे बायर और सेलर साथ में आके कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, इस कंसेप्ट को बोला जाता है प्लेस कंसेप्ट। क्या बोला जाता है? प्लेस कंसेप्ट। द सेकेंड कंसेप्ट इज कमोडिटी कंसेप्ट। यहाँ पे आप अभी जगह को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को या कमोडिटी को इम्पोर्टेंस देंगे। कमोडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द मार्केटिंग, क्योंकि उसके बिना आप किसी की भी नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो कमोडिटी कंसेप्ट के लिए यू शुड हैव अ गुड स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू द कमोडिटी, है ना, कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए,
कस्टमर्स का प्रेफरेंस का होना चाहिए, शुड compete with the market, compete with the competitor, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कन्वर्ट करना चाहिए. सो दैट ऑल कम्स इनटू द स्ट्रैटेजी ऑफ अ कमोडिटी मार्केट. ठीक है. सो कमोडिटी स्ट्रैटेजी में हम लोग देखेंगे कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं, मार्केट से रिलेटेड क्या डिमांड है, दैट इज मार्केट इंफॉर्मेशन. व्हाट आर द सप्लायर स्वॉट एनालिसिस, सप्लायर के लिए क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इस बारे में एनालाइज करेंगे. क्योंकि सप्लायर हमें रॉ मटेरियल सेंड करता है जिससे हमारा कमोडिटी का क्वालिटी डिपेंड करता है गाइस. तो उसमें कुछ भी आप क्या कहते हैं निग्लिजेंस नहीं कर सकते. सो वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस करेंगे. कल्चरल वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा कि किस कल्चर्स में हम कौन से कल्चरल मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं और उस बेसिस पे हम कैसे अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं. देन बिजनेस कंटिन्यूटी भी देखेंगे क्योंकि सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, हमें बिजनेस को ग्रो भी करवाना है. तो वो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस को सर्वाइवल भी देगा और ग्रोथ भी देगा. ठीक है. देन द कैपिटल इन कंजर्वेशन. अब कैपिटल एक्सपेंसेस करने तो है गाइज, लेकिन उसी के साथ साथ आपको आपका कैपिटल भी कंजर्व करके रखना है. यू हैव टू कीप योर कैपिटल इन द सेविंग थिंग्स, राइट, क्योंकि वो आगे कभी भी काम में आ सकता है, राइट. तो कैपिटल है इसीलिए खर्चा करना नहीं है, उसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है ये भी हम कमोडिटी स्ट्रैटेजी में पढ़ते हैं. ठीक है. तो कमोडिटी आपका कैसा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी, कॉस्ट कम और एफिशिएंसी ज़्यादा. ठीक है. आफ्टर दैट एक्सचेंज कंसेप्ट. एक्सचेंज कंसेप्ट क्या कहता है देखते हैं. एक्सचेंज कंसेप्ट समझने के लिए यू शुड हैव अ फ्लो ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द फ्लो ऑफ अ मनी प्रॉपरली, और उसी के साथ साथ बायर से रिलेटेड यू शुड गेट अ फीडबैक, इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट. लेकिन एक्सचेंज कंसेप्ट यही बताता है कि एक हाथ से सेलर कुछ देता है और दूसरे हाथ से बायर कुछ ले रहा है और उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, फीडबैक दे रहा है. ठीक है. सो देखिए डायग्राम में आपको समझ में आएगा, एक तरफ है बॉडी ऑफ अ सेलर, दूसरी तरफ है बॉडी ऑफ अ बायर. ठीक है. बॉडी ऑफ अ सेलर मार्केट के थ्रू कम्युनिकेशन क्रिएट करता है बायर के साथ, राइट. और इन दोनों के बीच में फिर क्या होता है, फ्लो ऑफ अ प्रोडक्ट एंड फ्लो ऑफ मनी होता है, जिसको हम कहते हैं मार्केट द सर्कल ऑफ एक्सचेंज, राइट. जहाँ पे आप गिव एंड टेक रिलेशन करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज, राइट. जिसके बदले में सेलर को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है कि उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर को अच्छा लगा, नहीं लगा, उसमें कोई और ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन है नहीं है. ये पूरा नॉलेज उसको किससे मिलेगा, बायर से मिलेगा. ठीक है. आफ्टर दैट एरिया कंसेप्ट. इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइज, क्योंकि बिना एरिया को जज किए आप अपना टारगेट मार्केट सिलेक्ट नहीं कर सकते. अब टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना मतलब क्या, टारगेटिंग ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप आपके पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढते हो गाइज. पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे ढूंढना है समझने की कोशिश कीजिए. अब सपोज मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक बनाई, आई एम लॉन्चिंग अ स्पोर्ट्स बाइक इन द मार्केट. तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करने वाला कौन सा पर्टिकुलर मेल सेक्शन रहेगा, टीनेजर्स, जो कि कॉलेज गोइंग बॉयज़ रहते हैं, बराबर है. तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए टारगेट कस्टमर कौन बन जाएंगे, टीनेजर्स, राइट. दैट टू अ मेल मेंबर्स, बराबर है. आई नो देर आर सर्टन मेल मेंबर्स जो कि स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. मेरे लिए जो बेसिक सेक्शन ऑफ द मार्केट है वो है टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग बॉयज, जिनको मैंने टारगेट कर लिया है. इसे कहते हैं टारगेट मार्केट. अब ये टारगेट मार्केट कैसे पता चलेगा, तो मुझे एरिया कंसेप्ट से पता चलेगा. मेरे पास मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, मैं उस एरिया में से चेकआउट करूँगी कि मैं कितने लोगों को बेच सकती हूँ, राइट. और बेचने के लिए जब मैं मार्केट जाऊँगी तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में से कितने लोग मेरे लिए
टारगेट मार्केट है, मतलब 100% मेरी ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदेंगे। इस चीज़ के बारे में जब आप एनालिसिस करते हो तब हम उसे कहते हैं एरिया कंसेप्ट। ये आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। दिस इज व्हाट इज द डायग्राम। सबसे पहले है हाउ बिग इज द यूनिवर्स, मतलब टोटल अवेलेबल मार्केट मेरे लिए कितना। ग्रे कलर में देखिए टोटल अवेलेबल मार्केट नजर आएगा। उसमें से ब्लू मतलब कितने लोगों को मैं सर्व कर सकती हूँ, मेरे प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी दे सकती हूँ, या फिर मुझे कितने मार्केट अवेलेबिलिटी मिली है। ठीक है, अवेलेबिलिटी के बाद में द थर्ड पोर्शन इज द नियॉन कलर में टारगेट मार्केट, जहाँ पे मुझे 100% लाइकली बायर्स नज़र आते हैं कि जो मेरी चीज़ 100% खरीदेंगे। इसे कहते हैं एरिया कंसेप्ट। क्या कहते हैं? एरिया कंसेप्ट, जहाँ पे आप अपना टारगेट मार्केट क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। उसके बाद है डिमांड कंसेप्ट। अब एरिया तो हो गया, अब मुझे डिमांड को भी एनालाइज करना है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है डिमांड में फ्लक्चुएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसको कोप अप करना एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो डिमांड को समझने के लिए उससे रिलेटेड फोरकास्टिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग के बिना आप डिमांड को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, सो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए आई नीड सम स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, कि आपको कौन से सेक्शन के डिमांड को फोरकास्ट करना है। देन अपने प्रोडक्ट और मार्केट के नेचर को समझ दो। डिटर्मिनेंट्स देखो डिमांड से रिलेटेड, कि आप किस बेसिस पे डिमांड को एनालाइज करना चाहते हो। लोगों की नीड्स, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या लोगों का प्रेफरेंस, लोगों के वांट्स, लोगों के डिज़ायर, ये सब डिटर्मिनेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देन उससे रिलेटेड फिर फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बिजनेस एनवायरनमेंट को जज कीजिए, उससे रिलेटेड फैक्टर्स को एनालाइज कीजिए, और उस हिसाब से आप अपने डिमांड को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो हमें मेथड चॉइस करनी है। एंड देन यू नीड टू टेस्ट द एक्यूरेसी, कि आपने जो फोरकास्टिंग किया वो सही जा रहा है या नहीं। तो ये 6 जो स्टेप्स है ये आपको हेल्प आउट करेंगे डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, क्योंकि डिमांड विल हेल्प यू टू नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और आगे क्या करना है, आपका प्राइसिंग लेवल कैसा रहेगा, यू शुड कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट या डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। इस चीज़ का नॉलेज आपको डिमांड फोरकास्टिंग से ही मिलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज स्पेस कंसेप्ट। स्पेस कंसेप्ट मतलब डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो आपको मार्केटिंग करने के लिए। आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो वी हैव अ लॉट मैनी वेबसाइट्स जिससे हम अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए यू हैव अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे आपको कोई भी बंदा फोर्स नहीं करता कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन वो हमेशा आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आपने इस चीज़ के बारे में ब्राउज किया था, ऐसी चीज़ मार्केट में है, इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट एंड परचेस इट ऑल्सो। राइट, सो स्पेस कंसेप्ट आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहाँ पे लोग अपने कन्वीनियंस और पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो लोग खरीदते भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस कंसेप्ट। तो जिसमें देखिए क्या क्या आता है, दैट इज वेबसाइट, देन सर्च इंजन मार्केटिंग, एक तरीके से आपके कंपनी का क्या कहते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक रहता है, जहाँ से कोई भी बंदा किसी भी रिलेटेड आपके कंपनी से रिलेटेड सर्च आउट कर सकता है। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज के डेट में हम वी हैव और वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जहाँ पे आप भी मौजूद रहते हो, और कुछ मार्केटिंग के लोग भी रहते हैं, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स का वो लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं। देन कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, बैनर एडवर्टाइजिंग, टीवी, एसएमएस, रेडियो, बिलबोर्ड्स, ये सब चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, कंज्यूमर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, उसके बाद this is also called as online marketing, guys. Then the types of market.
देर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ मार्केट. एक्चुअली आपके बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे 7 दिया है बट दैट इज 6 ओनली, राइट. आप उसको अच्छे से एक बार और देखिएगा. Classified market is classified on the basis of location, then on the basis of quantity, उसके बाद on the basis of competition, on the basis of time, on the basis of transaction and on the basis of regulation. तो लोकेशन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. लोकल, आपके आसपास का एरिया, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल ऑन द नेशन लेवल एंड इंटरनेशनल मतलब बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. ठीक है. सो लोकेशन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. देन क्वांटिटी की बात करें तो जितना अमाउंट ऑफ चीज़ें आप खरीदोगे और बेचोगे उस बेसिस पे डिवीजन होगा, जिसके 2 मार्केट है. एक है होलसेल मार्केट जहाँ पे आप बल्क में चीज़ें खरीदते हो और बल्क में चीज़ें बेचते हो. दूसरा है रिटेल मार्केट जहाँ पे आप सिलेक्टिव चीज़ें खरीदोगे और सिलेक्टिव चीज़ें ही बेचोगे. एंड ही इज़ द पर्सन हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स. फाइन. उसके बाद है मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन जो कि आज के डेट में चल रहा है, जहाँ पे यू हैव लॉट मेनी सब्सटीट्यूट्स इन द मार्केट. एंड इन परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ज़्यादा चलता है, सिंगल सेलर इन द मार्केट रहता है. ठीक है. Then on the basis of time we have very short, long and very long period of circular market. Then spot market and future market. Spot market मतलब तुरंत वही के वही transaction. Future market मतलब आपके transaction pending है in the future course of time. Then you have a regulated market and unregulated. Legal rules regulation से चलने वाला regulated. इलीगली मतलब जहाँ पे लॉ का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, दैट विल बी कॉल्ड एज अनरेगुलेटेड मार्केट. ठीक है. कितने टोटल? 6. बेसिस ऑफ लोकेशन, बेसिस ऑफ क्वांटिटी, बेसिस ऑफ कंपटीशन, बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बेसिस ऑफ रेगुलेशंस. ठीक है. उसके बाद इम्पॉर्टेंस देखते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द 3 सेक्शंस. सोसाइटी को क्या इम्पोर्टेंस है, फर्म को और फिर कंज्यूमर को. तो सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी, जहाँ पे हमारा बिजनेस सेटअप किया गया है और सोसाइटी को मार्केटिंग से क्या हेल्प आउट मिलेगा वो देखते हैं. सबसे पहला है इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आप देखिए, जो नीड्स और वांट्स इंसान की है वो अगर फुलफिल हो रही है, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. इंक्रीज होने के साथ साथ वो क्या प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है. द सेकेंड वन इज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. अब मार्केटिंग करना है, लोगों की नीड्स आइडेंटिफाई करना है, तो पैसा भी काम, पैसे का तो काम है, लेकिन पैसा अकेला काम वो नहीं कर सकता. यू नीड अ ह्यूमन बीइंग to talk with the other human beings so that he should able to understand the needs and wants of the customers, right. ये काम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है. तो इसीलिए आप क्या जनरेट करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो अपने लोगों के लिए. देन डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप डिक्रीज करते हो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचते हो, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जितना ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा उतना कॉस्ट आपका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट होता है, नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन का आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करते जाते हो, इम्प्रूव करते जाते हो. देन मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. कंज्यूमर के जो भी एक्सपेक्टेशन है आप क्या करते जाओगे, उसको फुलफिल करते जाओगे विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. फर्म के लिए इंक्रीजेज अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन देता है मार्केट से रिलेटेड, तो वो अवेयर रहता है मार्केट कंडीशन से रिलेटेड. देन सेल्स का इंक्रीज होता है मार्केटिंग से. ट्रस्ट क्रिएट होता है इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर. देन इट ऑलवेज हेल्प द मार्केटिंग मैनेजर टू टेक डिसीजन, क्योंकि उससे रिलेटेड उसको बेस मिल जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन रहती है गाइस मार्केट से रिलेटेड. देन सोर्स ऑफ अ न्यू आइडियाज. टेस्ट और प्रेफरेंस को समझ के आप नए प्रोडक्ट को बनाते हो तो जाहिर सी बात है उस इंसान का एक नया मतलब न्यू आइडियाज जनरेट होना बहुत आसान हो जाता है. देन टैकलिंग द कंपटीशन. आपके
मार्केट इंफॉर्मेशन के अलावा यू कैन एबल टू टैकल द कंपटीशन ऑल्सो। कंज्यूमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयर होता है आपका कंज्यूमर। उसके अलावा प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप उसको कन्वे कर सकते हो। देन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट शो कर सकते हो, उसको सिलेक्शन करने में मदद कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कंज्यूमर एंड एंड्स विद कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, राइट। ये तीनों चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से रीड करनी है विद द इनसाइड मैटर। एंड इफ़ यू वॉन्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ टेक्स्ट मी गाइज, ओके। सो इम्पॉर्टेंस हमने जो देखे वो थे टूवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द फर्म एंड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, दैट इज फंक्शंस। थोड़ा सा अपना नॉलेजेबल खोल के बैठिए सो दैट इट विल बी एबल टू नो द फंक्शंस क्लियरली। देयर आर टोटल 13 फंक्शंस, और वो 13 फंक्शन इसलिए है क्योंकि देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंटिटी गाइज। उसमें क्या क्या आता है देखिए, गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, you have a person, you have a places, you have a properties, organization होता है, market से related information आती है, you get some new ideas and you again start up with the goods. So ये जो entities है इनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ functions हमारे पास है, that is of the marketing function, जिसमें सबसे पहला function है market research। मार्केट से रिलेटेड हमें अगर इंफॉर्मेशन जमा करनी है तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च विल ऑलवेज हेल्प यू टू डेवलप इन द मार्केट। रिसर्च ये आपको हमेशा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। जो रिसर्च से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिली, आप उससे रिलेटेड मार्केट का प्लानिंग तैयार करोगे, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। उस हिसाब से फिर आप रॉ मटेरियल को परचेस करोगे और असेंबलिंग करोगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट को आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यू नीड टू नो, मतलब आपको वो चीज़ बताना पड़ेगा कंज्यूमर को कि दिस इज़ सेफ फॉर द कंजम्पशन एंड दिस इज़ सेफ फॉर द यूटिलाइजेशन ऑल्सो, राइट। आप सेफ्टी और ज़्यादा उसकी अश्योर करने के लिए यू नीड टू डू द प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैक करना पड़ेगा, उसको लेबलिंग करना पड़ेगा। देन यू नीड टू गिव अ ब्रांड नेम टू द प्रोडक्ट, दैट इज ब्रांडिंग। इन सब चीज़ों का ख्याल करने के बाद आपका एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होता है, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कैसा हो, और प्राइसिंग आपको मदद करेगा आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए। सो बेचते समय यू नीड टू टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, कि आपको डायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट करना है, एजेंट के थ्रू करना है कि होलसेलर रिटेलर के थ्रू करना है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन करते समय यू नीड टू यूज़ द वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, क्योंकि डायरेक्टली आप तुरंत चीज़ें बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तुरंत एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा ना, डिमांड फ्लक्चुएटिंग होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम। तो पूरे डिमांड को समझने के लिए यू नीड टू कीप गुड्स इन द वेयर हाउसिंग, उसको स्टोरेज में रखना ज़रूरी होता है, राइट। स्टोरेज, अब जहाँ जहाँ तुम्हारा वेयर हाउस है वहाँ वहाँ पहुँचना भी पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन विच विल ऑलवेज क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी राइज। And the last but not least is the customer support services. These are certain services which help us to know कि whether your customer is satisfied with your functions or not. तो एक एक करके देखते हैं। अभी आज हम टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करने की थोड़ी कोशिश बाजू में रखते हैं, बिकॉज दीज आर द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है। इसमें जितना आप प्रैक्टिकली साउंड रहोगे उतना आप लोगों को ये सब चीज़ें दिमाग में फिट होते जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट रिसर्च इज द पार्ट विच इज डन बाय द वेंडर्स गाइज, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च में वेंडर्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहला है एक्सपर्टाइज। उसके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो उसको मार्केट से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन ला के दे, इंफॉर्मेशन सही टाइम पे होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी रखिए कि
आपके लिए सारे कंज्यूमर्स एक जैसे हैं, क्योंकि आपको आपके पोटेंशियल के साथ साथ जो नॉन यूजर्स है उनको भी यूजर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देन क्रेडिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, योर प्रोडक्ट शुड एबल टू प्रोवाइड अ गुड क्रेडिबिलिटी, एनालिटिकल एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका जो रिसर्च है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और एनालाइज करते होना चाहिए, उसके फैक्ट्स और फिगर्स उसको क्लियर होने चाहिए। एसेस टू टारगेट पॉपुलेशन, क्वांटिटेटिव अगर आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप आराम से अपने टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हो। इट विल बी ऑलवेज ईजी फॉर यू टू रीच द टारगेट मार्केट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस को समझने के लिए वो फ्लो चार्ट देखिए एक बार। मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन एक बार आपके पास आ जाती है तो आपको क्या करना है, उसको बाइफरकेट करना है, इवैल्यूएट करना है और अपने मार्केट पर रीच करना है। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट मिशंस देखिए, सिचुएशंस को एनालाइज कीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। इंटरनल फैक्टर्स मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। दिस इज नथिंग बट द स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी उस हिसाब से फिर आपकी बनेगी, दैट विल हेल्प यू टू नो द ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्टिक्स इन द मार्केटिंग। तो टारगेट मार्केट को समझना ज़रूरी है जब आप ऑब्जेक्टिव्स या टैक्टिक्स सेट करते हो, और उससे रिलेटेड 4 चीज़ें, विच आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मतलब आपका क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या प्राइस होना चाहिए, कहाँ पे जाके उसे बेचना है और किस तरीके से प्रमोट करना है। ये चारों चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके प्लान को इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन प्लानिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया गाइज, एनालिसिस किया कि आपका मार्केटिंग प्लान किस तरीके से चल सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे ही आपका प्लान रेडी हो जाता है, यू विल गेट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट रहेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस, राइट। सो उसमें हम लोग आइडिया जनरेशन करेंगे, आइडिया को स्क्रीन करेंगे। यू नीड टू कंसेप्ट टेस्टिंग, मतलब आपने जो सोचा है उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको टेस्टिंग करना है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। देन यू नीड टू एनालाइज योर बिजनेस, क्योंकि कंसेप्ट टेस्टिंग आपको बताएगा कि उससे रिलेटेड डिमांड आपकी बढ़ेगी या कम होगी। सो बिजनेस को एनालाइज करना भी ज़रूरी है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए कि इफ़ यू थिंक कि देयर शुड बी सर्टन डेवलपमेंट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, सो आप उसमें डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट क्या कर सकते हो, ला सकते हो। देन लाने के बाद एक बार वापस से डिमांड चेकआउट कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू नो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन यूजर्स है वो यूजर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं। देन कमर्शलाइज कीजिए उसको, फाइन, एंड उसके बाद मॉनिटरिंग कीजिए एंड इवैल्यूएट कीजिए कि आपका जो सेल है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस इन द बाइंग प्रोसेस, बाइंग एंड असेंबलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट का कंसेप्ट डिसाइड किया तो यू नीड टू नो द रॉ मटेरियल वेल। रॉ मटेरियल लाना, उसको प्रोसेस में डालना और उसका सही यूटिलाइजेशन करना भी ज़रूरी है। तो बाइंग डिसीजन करने के लिए आपको पहले बाइंग प्रोसेस समझना है। आपको एक सही सप्लायर चूज करना है जो आपको क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल देगा और उसका फॉलोअप लेते रहना है, क्योंकि उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तो उसमें आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, तो पहले तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सप्लायर्स रिकॉग्नाइज करना है। उस बेसिस पे आपको आपके नीड्स को डिस्क्राइब करना है अच्छे से। आपको आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पे आपका रॉ मटेरियल डिसाइड होगा। सप्लायर को ढूंढिए, प्रपोजल डालिए कि बेस्ट सप्लायर आपको क्या करे, बिडिंग करे। सप्लायर सिलेक्शन कीजिए एंड उसका ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन डिसाइड कीजिए, जिस बेसिस पे आप उसका परफॉर्मेंस क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। सो बाइंग डिसीजन इज अ काइंड ऑफ अ बाइंग प्रोसेस रिलेटेड टू योर रॉ मटेरियल, राइट। आफ्टर दैट स्टैंडर्डाइज करना। प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना स्टैंडर्डाइजेशन के आपके क्वालिटी से रिलेटेड कभी भी एक
कस्टमर के माइंड में इमेज क्रिएट नहीं होगा. इफ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज देन ओनली इट विल बी सेफ फॉर द कंजम्पशन. ये कंसेप्ट कंज्यूमर के दिमाग में फिट बैठ गया है. सो स्टैंडर्डाइजेशन आपको मदद करता है उसकी क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए. जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में अगर बात की जाती है तो मर्सिडीज का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो वी कैन हैव दैट ऑल्सो. देखो क्या हुआ था, प्रिंसेस डायना वॉज मेट विद एन एक्सीडेंट, और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था दैट वॉज मर्सिडीज. तो इट वॉज इन द रूमर्स कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर द ट्रैवल, तो हम इतनी बड़ी गाड़ी खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट इन्वेस्ट सच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस काइंड ऑफ अ शिट, ऐसा बोला गया था. सो मर्सिडीज कंपनी ने एनालिसिस किया एंड उन्होंने उनका स्टैंडर्डाइजेशन लेवल इंक्रीज किया बाय क्रिएटिंग सर्टेन डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट उन्होंने क्या लाया, तो उन्होंने लाए एयरबैग्स जो कि पहले गाड़ी में नहीं थे. एंड दे कम अप विद अ मार्केटिंग एड ऑन द नेट, ऑन द इंटरनेट, जिसमें उन्होंने क्या रखा कि 4 जन फैमिली, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे मेट विद अ वेरी ड्रास्टिक एक्सीडेंट जहाँ पे उन चारों को खरोच तक नहीं आती क्योंकि एयरबैग्स की वजह से वो लोग सेफ हो जाते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट भी लाया, डिज़ाइनिंग चेंज किया एंड दे अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ इट सो दैट कस्टमर के माइंड्स में उनसे रिलेटेड क्या क्रिएट हो, एक अच्छी इमेज क्रिएट हो. आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन यू हैव अ पैकेजिंग. पैकेजिंग मतलब क्या, इट्स वेरी इजी. आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से सिक्योरिटी देना इज कॉल्ड एज पैकेजिंग, ठीक है ना. सो पैकेजिंग इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट. Packaging can be defined as the wrapping material around a consumer atom that serves to contain, identify, describe, protect, display, promote and otherwise make the product marketable and keep it clean. ठीक है, आपके प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, ये काम किसका होता है, पैकेजिंग का होता है. देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग. एक होता है प्राइमरी. I'll take an example of a toothpaste. पेस्ट को भरने के लिए हमें ट्यूब की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग. ट्यूब को सिक्योर करने के लिए यू हैव अ कार्डबोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, उसको कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग. और ये सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थर्ड पैकेजिंग होता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग. सो दीज आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, पैकेजिंग इज द आउटर रैपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. देन क्यों किया जाता है, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट कन्वीनियंस, ये सब चीज़ें उसमें होती है, इसलिए हमें पैकेजिंग करना ज़रूरी है. पैकेजिंग के ऊपर जो डिटेल्स दी जाती है उसे हम कहते हैं लेबलिंग गाइस. इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिंटेड पेपर जो हम पैकेजिंग के ऊपर स्टिक करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू, it consists whether it is veg or non-veg, it consists the price of it, ingredients रहते हैं, so that in the minds of customer it always create a qualitative image. तो labeling क्या है देखते हैं. Labeling is a part of a product which carries verbal information about the product per seller. It may be a small slip or a printed statement. The seller must label the products. The label might carry only the brand name or a great deal of information. It's normal. Then उसके बाद it enables the producer to give clear instruction about the user of the product. Price variation caused by middleman are avoided because of price is maintained and printed. उसको तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइस प्रिंटेड और मेंटेन रहती है, तो आप उसको ये नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते. इट एनकरेज प्रोड्यूसर टू मेक ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्योंकि उस पर स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स रहते हैं, एग मार्क, देन ISI मार्क्स जो रहता है, सॉरी ISI मार्क. देन बायर कैन ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, उसके ऊपर प्रोडक्ट का लोगो रहता है जिससे वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है. इससे आप डिसाइड करोगे आपका प्राइसिंग. प्राइसिंग कैसे होगा, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल गई अभी.
यू नो द मार्केट कंडीशन। देखिए पिक्चर में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही है, मार्केट कंडीशन पता हो जाती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको पता रहता है, यू नो द प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ऑफ योर प्रोडक्ट रियलिस्टिक है या नहीं, पोजिशनिंग सही है या नहीं, राइट। देन प्रोडक्ट प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, क्वालिटी, रिलेशनशिप पता हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ कस्टमर्स मतलब नीड इनटू डिमांड में आपको कन्वर्ट करना है। आपका मार्केट प्लेस कैसा है, कंपटीशन कैसा है, ये सब चीज़ें आप कहाँ एनालाइज करते हो, प्राइसिंग में। लेकिन उससे पहले आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो जाता है थ्रू पैकेजिंग एंड लेबलिंग तक। आफ्टर प्राइसिंग, एक बार आपने प्राइस डिसाइड किया, अब बारी आती है उसको प्रमोट करने की। प्रमोशन इज द कंसेप्ट जहाँ पे आप अपना सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, राइट। सो उसके लिए आप क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अपनाओगे, दैट आर द 5। ये आपको प्राइसिंग हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपने प्रमोशन के ऊपर कितना खर्चा और करना चाहिए। तो एक तो आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकता है, या यू नीड टू मेंटेन अ पब्लिक रिलेशंस। जो भी आपको प्राइसिंग करने के बाद सही लगता है उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिसाइड करना भी ज़रूरी होता है गाइस कि कौन सा चैनल, क्योंकि प्राइसिंग और प्रमोशन सेट करने के बाद आपका खर्चा और बढ़ जाता है, और खर्चा सेट करने के लिए आपको सही प्राइसिंग सही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, या रिटेलर के थ्रू पहुंचना चाहिए, या होलसेलर रिटेलर के थ्रू पहुंचना चाहिए। ये 3 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। सो फर्स्ट लेवल इज मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, देन सेकंड इज मैन्युफैक्चरर रिटेलर टू कस्टमर, थर्ड इज मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर, एंड देन टू द एंड कस्टमर। इट कैन बी ऑफ एनी लेवल। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग से पहले एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी गाइस। सही जगह पे प्रोडक्ट पहुंचना जहां उसकी डिमांड है, ये काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन किया हुआ चीज़ आप डायरेक्टली मार्केट में तो लेके नहीं जा सकते, तो उसे आपको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, और सही टाइम आने पे वो मार्केट जाने के लिए तैयार होना चाहिए। So right time, utilization of a proper time is done only at the warehousing and storage. तो हम warehousing में क्या क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट रिसीव करना, आइडेंटिफाई करके सॉर्टिंग करना, डिस्पैच करना, प्लेसिंग इन स्टोरेज, प्रॉपर प्लेसिंग करना, उसको स्टोरेज का सही इस्तेमाल करना, रिमूव करना स्टोरेज से जैसे डिमांड आती है मार्केट में, शिपिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाना, एंड रिकॉर्ड कीपिंग करना, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेज होना ज़रूरी है। कितना स्टॉक में है, कितना मार्केट गया है, कितना बिक गया है, इस चीज़ का रिकॉर्डिंग अगर आपके पास रहेगा तो आप डिमांड आराम से फोरकास्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। एज आई से ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। ये सबसे पहले होना चाहिए वेयर हाउसिंग से भी, क्योंकि वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है और ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी, सही जगह पे पहुंचने का काम ट्रांसपोर्टेशन करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग गाइस। उसके बाद है दिस शुड बी चेंज, ये प्रमोशन नहीं है, दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इन मार्केटिंग ऑलवेज हेल्प्स अस टू नो कि बेटर सर्विस जा रही है या नहीं। इट शुड बी क्वालिटेटिव, इट शुड बी रिलायबल, it should be efficient, and it should create a satisfaction among the minds of customer. तभी हम उसको कस्टमर सपोर्ट सर्विस बोलते हैं, विच इज़ डन एट द मार्केटिंग लेवल। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ कस्टमर सेटिस्फाइड है क्या, क्योंकि वही एग्जिस्टिंग कस्टमर बाहर जाके माउथ पब्लिसिटी करके आपके लिए कस्टमर्स जनरेट करके देता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो योर कस्टमर वेल। ये पर्टिकुलर चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है, राइट। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कंज्यूमर एंड एंड्स विद कंज्यूमर, और उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो आपको समझना ज़रूरी है, और वो तभी समझ में आएगा जब आप
सपोर्ट सर्विस को अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने कंसेप्ट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े और इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़े। देर आर टोटल 12 to 13 फंक्शंस। आज हमने थोड़ा सा बुक से हट के पढ़ा। आपको अगर बुक में रीड करना है, आई वॉन्ट यू टू रीड द बुक एट वंस, जो कि 152 पेज पे है आपके PDF के बुक में। यू कैन गो थ्रू इट एट वंस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है सो प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट गाइज। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज। ओवर फॉर द डे। थैंक यू सो मच।